हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुगल कोर्ट के बारे में अपनी बातचीत शुरू करी थी। हम लोगों ने देखा था कि क्रॉनिकल्स वगैरह लिखवाने जो है मुगल बादशाहों ने किस विजन के साथ में शुरू किया था, और उससे रिलेटेड जो फर्दर दूसरी बातें थी वो भी हम लोगों ने करी थी। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स आखिर लिखे क्यों जाते थे, कैसे लिखे जाते थे, और उनको लिखते वक्त आपका जो राइटर होता था वो किन किन बातों का ध्यान रखता था, वो कौन था जो इन किताबों को लिखा करता था। इन सारी चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। तो जो मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स वगैरह हैं, या फिर मुगल एम्परर्स ने जितने भी अपने क्रॉनिकल्स वगैरह कमीशन किए थे लिखने के लिए, तो अगर आप अंपायर को स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप अंपायर को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। यहां से हमको इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह निकलती हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह हमको यहां से मिलती है। इसकी वजह है, सबसे पहली वजह तो यह है, इनको लिखा इसलिए जाता था ताकि किंगडम का जो अपना एक एनलाइटनमेंट वाला विजन है, जो किंगडम जो राजा है आपका, वो किन बातों को ध्यान में रखकर रूल कर रहा है, उस चीज को प्रोजेक्ट किया जा सके। अगर आप किसी पे रूल कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो आपको पसंद करे, वो आपका सपोर्ट करे, वो आपको प्यार करे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर राजा पॉपुलर नहीं होगा अपने सब्जेक्ट के बीच में, तो रूल करना मुश्किल हो जाता है और रिवोल्ट की संभावना बनी रहती है। डर लगा रहता है कि जो प्रजा है वो राजा के खिलाफ खड़ी हो सकती है, और अगर खड़ी नहीं भी होगी तो कम से कम पूरी तरीके से कॉपरेट नहीं करेगी। अब अगर प्रजा पूरी तरह से कॉपरेट नहीं करेगी, ढंग से अपने टैक्स नहीं दे रही है, टैक्स में चोरी कर रही है, या फिर लोगों के साथ में अच्छे से कॉपरेट नहीं कर रही, सारे नियम कायदे नहीं मान रही, तो इससे प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए, लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, और उनको बताने के लिए कि भाई मैं किस पर्टिकुलर विजन के साथ में आप लोगों के ऊपर रूल करता हूं, उस पर्टिकुलर विजन को प्रोजेक्ट करने के लिए, और वो विजन जो है वो बहुत एनलाइटेंड विजन है, अपनी एक एनलाइटेंड किंगडम की विजन है, जहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को प्रोजेक्ट करने के लिए जो है क्रॉनिकल्स वगैरह मुगल बादशाहों के द्वारा लिखवाए जाते थे, पहली चीज। दूसरी बात यह कि वो लोग जिनके दिमाग में यह भाव चल रहा है कि हम इस पर्टिकुलर अंपायर का रेजिस्टेंस देंगे, इस पर्टिकुलर अंपायर के खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे, और हम लोग जो है मुगल्स के रूल्स के खिलाफ लड़ेंगे और एक दिन इनको हटा देंगे, इस तरीके के जिनके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, उनको भी जो है यहां से एक संदेश देना जरूरी होता था। उनको भी एक संदेश दिया जाता था कि भाई अगर आपने रेजिस्टेंस वगैरह किया तो वो फेल हो जाएगा, वो जो रेजिस्टेंस है वो आपका कामयाब नहीं हो सकता, इट इज डेस्टाइन्ड टू फेल। तो ये थॉट प्रोसेस जो है आपके दिमाग में उतरे, आप अच्छे से इस बात को समझ सको, इसके लिए जो है क्रॉनिकल्स वगैरह लिखवाए जाते थे। साथ ही साथ एक चीज और होती थी कि क्रॉनिकल्स वगैरह इसलिए भी राजा लिखवाना पसंद करते थे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए अपना रिकॉर्ड छोड़ना चाहते थे, ताकि फ्यूचर जनरेशन उनको देखें और जज करें कि उन्होंने किस तरीके से जो है रूल किया है, उनके बारे में जाने, उनको पता चले कि फलाना फलाना राजा हुआ करता था, इसके राज्य में ये होता था, ये नहीं होता था, वो इस तरीके से रूल करता था, उसकी कितनी एनलाइटेंड थी, किस तरीके के सिद्धांतों पर चला करती थी, उसने अपने दुश्मनों के लिए क्या संदेश देता था, किस तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इन सारी बातों का अपने को पता चलता है। अब जैसे ये किताब है, हालांकि इंग्लिश में है, ओरिजिनली इसको पर्शियन में लिखा गया था, अकबरनामा। अब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि एक बादशाह हुए हैं जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनकी और इनकी संतान थे, इतने वक्त पर उन्होंने अपनी सत्ता जो है वो संभाली थी। बाकी जो युद्ध लड़े और जिस तरीके से अपना अंपायर एक्सपेंड किया, वो सारी बातें तो पता चलती चलती हैं, मगर साथ ही साथ आपको यह पता चलता है कि डे टू डे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके जो ये सम्राट अकबर या फिर बादशाह अकबर थे वो कैसे चलाया करते थे, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे रूल करते थे, ये आपका सेक्युलर थे या नहीं थे, या फिर ये भेदभाव नहीं करते थे, सबके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट था इनके अंपायर में, ये सारे अपने सब्जेक्ट्स वगैरह का ध्यान रखा करते थे, जो भी इनकी प्रजा वगैरह। इन सारी बातों के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? इन किताबों की मदद से पता चलेगा, जो इनके अंपायर के वक्त पे या इनके टाइम पीरियड, इनके अंपायर के इनके कालखंड में जब ये रूल किया करते थे उस वक्त लिखी गई थी। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रहेगा जो कालांतर तक अकबर को जो है लोगों की स्मृति में जीवित रखेगा, और हर एक जो रूलर है वो इस बात को चाहता है कि उसे याद रखा जाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था जिसके कारण ये सारी जो किताबें वगैरह हैं ये लिखी जाती थी, या क्रॉनिकल्स वगैरह जो हैं इनको लिखवाने के लिए बादशाह वगैरह जो है लोगों को कमीशन किया करते थे। चलें जी, आगे बात करते हैं।
अब ये जो मुगल क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं, जिन लोगों ने इन मुगल क्रॉनिकल्स को लिखा है, जो इनके ऑथर्स वगैरह हुआ करते थे, इनके बारे में एक जनरल रूल अपने को याद रखना है, ये सबके सब कोर्टियर्स ही थे। कोर्टियर्स का मतलब होता है जो आपके बादशाह का जो कोर्ट है उसमें बैठने वाले जो लोग होते हैं या उसके जो सदस्य होते हैं उनको कोर्टियर बोला जाता है। तो बादशाह के जो कोर्ट में आपके लोग थे जिनको कोर्टियर बोला जाता था, उन्हीं में से कोई जो है आपके अकबर या फिर बीर अकबर हो गए या फिर आपके जो दूसरे आपके बादशाह वगैरह आए थे अकबर के बाद में, जहांगीर आए या फिर शाहजहां आए या फिर औरंगजेब आए, किसी की भी आप बात कर लें, इनकी क्रॉनिकल्स जब आप उठाकर देखते हैं आपको पता चलता है कि इनके ऑफिशियल जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं, इनको जनरली इनके कोर्ट के कोर्टियर्स वगैरह ही लिखा करते थे। इनके जो दरबार के दरबारी वगैरह हैं उन्हीं में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो इन पर्टिकुलर किताबों को लिखें। अब हम बात करेंगे इन क्रॉनिकल्स को लिखने वाले ऑथर्स के बारे में। तो ये जो ऑथर्स हुआ करते थे, जो इन क्रॉनिकल्स को लिखा करते थे, इन किताबों को जिन्होंने लिखकर तैयार किया है, ये मुगल क्रॉनिकल्स लिखने वाले जो ऑथर्स थे ये इनवेरिएबली कोर्टियर्स हुआ करते थे। इसका मतलब ये कि जो मुगल कोर्ट का सदस्य है उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति को बादशाह नॉमिनेट करता था या जिम्मेदारी सौंपता था कि तुम मेरे ये जो क्रॉनिकल वगैरह को या फिर मेरी ज़िंदगी की जो भी दास्तान है, मेरी जो भी आप कह सकते हैं पूरा जो रिकॉर्ड किताब या हिसाब किताब है, इसको आप लिखकर तैयार करोगे। तो ये बात अपने को याद रखनी है, चाहे अकबर के टाइम पीरियड में हुआ या अकबर के बाद में आपके बादशाह नामा को लिखा गया शाहजहां के टाइम पे, या फिर जब आलमगीर का नामा लिखा गया यानी औरंगजेब के बारे में जब लिखा गया, इनके जो राइटर्स थे, और मैं ऑफिशियल हिस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल मुगल हिस्ट्री या फिर ऑफिशियल क्रॉनिकल्स वगैरह लिखने की जिम्मेदारी जो थी वो कोर्टियर्स की थी। ऐसा नहीं था कि आपने बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया और बोला कि आप भाई जो है मेरी ये पूरी जिंदगी की दास्तान वगैरह लिखें। जो आपके रेगुलर मुगल कोर्ट में बैठने वाले लोग थे उन्हीं में से आप किसी एक को जो है नॉमिनेट किया करते थे। तो याद रखना है, बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाकर आपने ये किताबें नहीं लिखवाई हैं, आप ही के कोर्ट में बैठने वाले कोर्टियर्स वगैरह में से किसी एक को या एक से ज्यादा लोगों को भी फॉर दैट मैटर आपने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप मेरी जो है जिंदगी की दास्तान या फिर मेरी जिंदगी की जो भी आपकी क्रॉनिकल वगैरह है उसको आप लिखकर तैयार करोगे। अब ये जो ऑथर्स थे ये जब ये इतिहास को लिखा करते थे तो ये जो हिस्ट्री लिख रहे हैं उसमें ये जिन बातों पे फोकस करते थे वो क्या क्या थी। सबसे पहले तो ये फोकस करते थे उन इवेंट्स के बारे के ऊपर जो रूलर के साथ में घट रहे हैं या फिर जिनका रूलर से कोई लेना देना है, यानी कि जो आपका बादशाह है उसके चारों तरफ सेंटर्ड अराउंड जो भी आपके इवेंट्स वगैरह हैं, जो फैसले वो ले रहा है, जो फैसले ले लिए या फिर जिनके साथ उसने संधियां करी, जो वो शादियां कर रहा है, जो वो पॉलिटिकल अलायंसेस बना रहा है, जो वो जंग लड़ रहा है, जो भी उसकी जिंदगी में उसका बेटा कब होता है, वो बच्चे की अगर नहीं हो रहा है बच्चे वगैरह उसको तो फिर वो उसके लिए कहां पे मन्नतें मांगने जा रहा है, ये जो भी चीजें हैं सारी अगर आप देखोगे, जो भी आपकी जिंदगी में रूलर के इवेंट्स होते हैं उन सबको जो एक तो रिकॉर्ड किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, उसकी जो फैमिली है उसका जिक्र किया जाता है। तीसरा, वो अपना दरबार कैसे चलाता था, अपने कोर्ट के बारे में और उसके नोबल्स के बारे में, यानी कि उसके साथ के जो अमीर उमराव हैं, जो उसके कोर्ट के दरबारी हैं, इन सब के साथ में क्या रिलेशनशिप्स थे, किस तरीके से वो अपना कोर्ट लेकर चलता था। चौथा, उसने कितनी जंगें वगैरह लड़ी हैं, उन वॉर्स का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप अंपायर को समझना अच्छे से चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था। बादशाह ने कोई हुक्म दे दिया कि फलानी फलानी चीज की जाए और उसके बाद में एक चीज बोली जाती थी, हुक्म की तामीर हो, यानी कि अब जो बादशाह ने बोल दिया गया है इसको भाई आप एग्जीक्यूट कराओ। तो एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा, बादशाह ने बोल दिया आज से सब लोग हरे कपड़े पहनेंगे, लाल कपड़े नहीं पहनेंगे, या फिर सबको बोल दिया कि भाई आज से आप हरी टी शर्ट पहनोगे और हुक्म की तामीर हो, तो किसी को तो ग्राउंड पे उतर के बोलना पड़ेगा ना लोगों से कि भैया हरी टी शर्ट पहनना शुरू करो, नहीं पहनोगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि बादशाह सलामत ने बोल दिया। मैं बस एक बात बताने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने कोई बात कह दी, अब उसको इंप्लीमेंट तो किसी को कराना पड़ेगा। मोदी जी ने आके बोल दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद, मगर अब उसके बाद में बैंकों को तो बैठना पड़ेगा ना, ये उसके बाद फिर पुराने नोट लेने के लिए, नए नोट देने के लिए एंड ऑल दैट। तो आपका जो पूरा प्रशासन चल रहा है, आपके दिमाग में जो नीतियां हैं, आखिर उनको ग्राउंड पे कोई तो उतार रहा होगा। उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वगैरह है उसका बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी जो है आपको देखने के लिए इन क्रॉनिकल्स में या फिर इन किताबों में मिलता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनके बुक्स के टाइटल्स की बात कर लेते हैं। एक तो यह है कि मुगलों के ऊपर काफी कुछ लिखा गया है। अब वो काफी कुछ में से हम लोग जनरली ऑफिशियल क्रॉनिकल्स वगैरह के ऊपर खास तौर पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑफिशियल क्रॉनिकल्स की अगर बात की जाए तो उनके टाइटल्स कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। जैसे अकबर की हिस्ट्री को लिखा गया तो उसका नाम रखा गया अकबरनामा, यानी कि आपके जो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर साहब जो रहे हैं, जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, उनकी कहानी। उसके बाद में आया शाहजहां नामा, ठीक है, तो ये शाहजहां की कहानी हो गई। इसके बाद में आया आलमगीर नामा, तो ये आपकी औरंगजेब की जो है वो कहानी हो गई या फिर औरंगजेब की हिस्ट्री हो गई। आलमगीर बेसिकली औरंगजेब का रॉयल टाइटल था, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया। तो यहां अब ये जो पर्टिकुलर आपकी हिस्ट्रीज लिखी जा रही हैं, चाहे आपका
अकबरनामा लिखा जा रहा है, चाहे शाहजहां नामा लिखा जा रहा है, चाहे आलमगीर नामा लिखा जा रहा है, यहां पर अब एक देखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर के बारे में बातें होंगी कि अकबर आज उठा, उसने फिर यहां ब्रश किया, फिर वो यहां पे नाश्ता करने गया, फिर उसने यहां पे आपका डिस्को में जा रहा है, उसके बाद वो पब में जा रहा है, इस तरीके की बकवास नहीं की गई है। जब अकबरनामा बोला जा रहा है तो अकबर की जिंदगी की रामकथा नहीं कही गई है, उसमें ऑब्वियस सी बात है उसको शामिल किया गया, उसके बड़े एस्पेक्ट को लिया गया है, मगर साथ ही साथ अकबर के रूल की बात की गई है, अकबर के पूरे अंपायर, अकबर का टाइम पीरियड में जो अंपायर चल रहा है उसकी भी जो है बातचीत आपने करी है कि अकबरनामा की जब बात होगी तो फिर ये, और भले इसका मतलब जो है वो हिस्ट्री ऑफ अकबर बनता हो, मगर इसमें शामिल आपने क्या क्या किया है, इसमें आपने अकबर के पूरे अंपायर में उसने फिर क्या क्या डिसाइसिव काम किए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो सारे इवेंट्स वगैरह जो अकबर के राज में हुए हैं, भले उनसे अकबर का एसेस कोई लेना देना ना हो, वो भी जो है आपने हिस्ट्री ऑफ अकबर में या फिर अकबरनामा में शामिल किए। यही बात आपकी शाहजहांनामा के ऊपर भी लागू होती है, आलमगीर नामा के ऊपर भी लागू होती है। तो यहां से इनके टाइटल्स की अगर आप बात कर लें या फिर अगर आप इनके कंटेंट की बात कर लें, दोनों चीजों से आपको एक बात समझ में आती है कि अंपायर, जो हिस्ट्री ऑफ अंपायर और कोर्ट था वो सिनोनिमस था एम्परर के साथ में। यानी कि जब आप बादशाह की कहानी लिख रहे हो या बादशाह की दास्तान लिख रहे हो तो उसमें आप अंपायर की हिस्ट्री भी डालोगे, उसके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई हैं, और आप उसमें जो उसका कोर्ट वो चला रहा है, उसका जो दरबार चल रहा है उसकी हिस्ट्री को भी डालोगे। तो यहां से एक बात समझ में आती है लिखने वालों के लिए उस वक्त दिमाग में, अगर आप एम्परर की बात कर लो तो एम्परर का मतलब ही जो है वो अंपायर हुआ करता था और उसी का मतलब जो है कोर्ट हुआ करता था। तो उसकी कहानी में वो आपके अंपायर की कहानी भी जोड़ा करते थे और उसी में वो कोर्ट कैसे चला रहा है वो बातें भी जो है लिखी जाती थी। इसका अपने को खास तौर पे ध्यान रखना है। अब हम लोग बातचीत करेंगे उस लैंग्वेज के बारे में, उस भाषा के बारे में जिसमें इन किताबों को लिखा जा रहा था। तो मुगल कोर्ट में जो क्रॉनिकल्स वगैरह लिखे जा रहे थे, इनको लिखा जा रहा था पर्शियन में, जिसको हम लोग हिंदी में कई बार फारसी भी बोल देते हैं। तो ये जो लैंग्वेज थी पर्शियन, इसमें आपको मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो पर्शियन लैंग्वेज थी, इसको इंट्रोड्यूस जो है वो मुगलों ने नहीं किया था इंडिया में। इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज जो है आपका कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर जो है दिल्ली सल्तनत जब बनी थी तो उसके सुल्तान वगैरह अपने साथ में लेकर आए थे। ये लोगों ने जब दिल्ली सल्तनत बनाई तो उसमें इन्होंने कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर या फिर अपनी ऑफिशियल भाषा जिसमें इनका राजकाज चलता है उसके तौर पर इन्होंने पर्शियन को इंट्रोड्यूस किया। अब साथ ही साथ जो है पर्शियन ना सिर्फ आपकी कोर्ट की लैंग्वेज बनी कि आपकी ऑफिशियल जो काम धंधा चल रहा था आपका दिल्ली सल्तनत का वो इसमें चल रहा था, इसके अलावा इसमें लिटरेचर भी जो है काफी मात्रा में लिखा जाने लगा। दूसरी जो आपकी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह हैं तो उनके साथ में धीरे धीरे पर्शियन भी जो है इंडिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी का और उसके कल्चर का एक पार्ट काफी हद तक जो है बन गई। तो बाद में फिर इसी लैंग्वेज को जो है मुगलों ने भी कंटिन्यू किया और उनके भी जो आपको क्रॉनिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो पर्शियन में देखने के लिए मिलते हैं। मगर यहां से जो एमसीक्यू बनेगा वो ये बनेगा कि आखिर इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर पर्शियन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो याद रखिएगा वो मुगल नहीं थे, वो कौन थे, वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। वो इसको अपने साथ में लेकर आए, कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया। बाद में इसमें लिटरेचर भी लिखा जाने लगा और फिर ये इंडिया की दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में घुली मिली भी। और उसके बाद में जब आपका मुगलों का दौर आया तो उन्होंने भी जो है पर्शियन को अडॉप्ट किया कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर, और इसी में जो है आपको इनके क्रॉनिकल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। अब ये पर्शियन के कुछ अल्फाबेट्स वगैरह हैं और ये पर्शियन में नंबर्स वगैरह हैं, इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर आप इसकी मदद से कुछ लिखोगे, कोई अगर आप एक डॉक्यूमेंट वगैरह पे कुछ लिखते हो तो पर्शियन कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलती है। ठीक है जी, ये देखिए ये पर्शियन में लिखा गया है। तो इस भाषा में, इस स्क्रिप्ट के साथ में आपको मुगल क्रॉनिकल्स में इनकी दास्तान या इनके जो नामा हैं, अकबरनामा, जहांगीरनामा, ये सारे जो नामे हैं देखने के लिए मिलते हैं। चले जी, अब जो मुगल्स वगैरह थे ये अपने आप को कहते थे चगतई टर्क्स, या फिर अगर आप इनके ओरिजिन की बात करेंगे तो ये बेसिकली तुर्क थे। मगर कौन से तुर्क थे या कौन से टर्क्स हुआ करते थे? चागतई या फिर चगतई टर्क्स हुआ करते थे। चागतई या फिर चगतई टर्क्स जो हैं ये वो टर्क्स हैं जो अपना डेसेंट जो है गेंगिस खान या फिर चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे से जोड़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ये अपनी मदर की तरफ से जो है गेंगिस खान के साथ में जुड़े हुए थे। तो गेंगिस खान के कई बेटे हुए हैं, उनका जो सबसे ऑफिशियली जो सबसे बड़ा बेटा है उससे जो लोग अपना ओरिजिन वगैरह जोड़ते हैं उनको बोला जाता है चागतई टर्क्स। तो बाय ओरिजिन अगर आप बात करो तो मुगल्स कौन थे? वो बाय ओरिजिन चागतई टर्क्स थे और इनकी जो मदर टंग थी वो थी तर्किश या फिर तुर्की भाषा जो है ये इनकी मदर टंग हुआ करती थी। इनफैक्ट आपका जो पहला मुगल रूलर रहा है बाबर, उसने जो अपना जो कहानी लिखी है, अपनी जो
उसने जो अपना मेमोयर छोड़ा है, अपने बारे में जो भी उसने लिखा है वो सब तुर्की भाषा में या टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। बाद में उसका फिर पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाकर उसको बाबरनामा का नाम दिया गया था, आगे बात करेंगे उसके बारे में। मगर उसने जो अपनी किताब लिखी थी, अपना जो मेमोयर्स वगैरह लिखे थे वो टर्किश भाषा में लिखे गए थे। ये एक अच्छा सवाल बनता है, इस तो यहां से याद रखिएगा। मुगल्स अपना ओरिजिन कहां से जोड़ते हैं? वो अपने आप को चगटाई टर्क्स मानते थे या बोलते थे कि हम लोग चगटाई टर्क्स हैं। चगटाई टर्क्स कौन होते हैं? वो जो अपने आप को चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे के साथ में अपना डेसेंट जोड़ते हैं। अच्छा जी, और इनकी जो मदर टंग थी वो कौन सी थी? टर्की। ये इनकी जो मदर टंग थी वो क्या थी? उनकी मदर टंग थी तुर्की या फिर टर्किश लैंग्वेज। एंड इसमें किस मुगल एम्परर ने लिखा है? जवाब हो जाएगा बाबर ने इसमें लिखा है। बाद में फिर उसका ट्रांसलेशन वगैरह बाबर ने जो अपने मेमोयर्स वगैरह लिखे थे उनका ट्रांसलेशन वगैरह फिर आपने टर्किश से पर्शियन भाषा में करवाया था। तो ये जो किताब है बाबरनामा, बेसिकली इसका नाम कुछ और हुआ करता था टर्किश भाषा में। जब इसका ट्रांसलेशन टर्किश से पर्शियन में करवाया गया तब ये बाबरनामा कहलाई है। तो ये याद रखना पड़ेगा, बाबरनामा ओरिजिनली पर्शियन में नहीं लिखी गई थी, ये किस आपका तुर्की भाषा में या टर्किश भाषा में लिखी गई थी। और इसके बाद में फिर जो है इसका ट्रांसलेशन बाद के वक्त में करवाया गया है, तब इसको बाबरनामा बोला गया। कि अच्छा एमसीक्यू बनता है यहां से तैयार होता है। इनके ओरिजिन के ऊपर एक एमसीक्यू बनेगा और इनकी मदर टंग के ऊपर एक एमसीक्यू बनेगा कि इनिशियली मुगल्स की जो मदर टंग थी वो क्या थी। तो याद रखना है पर्शियन नहीं थी, भले ही वो कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, वो टर्किश भाषा हुआ करती थी। आगे देखते हैं। अच्छा जी, अकबर जो था बेसिकली उसने इस कॉन्शियसली जो है पर्शियन को रीडिंग लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था मुगल कोर्ट में। इसके पहले पर्शियन चल जरूर रही थी मगर दूसरी भाषाओं का भी इस्तेमाल हो रहा था। अपनी जो मदर टंग इनकी टर्किश वगैरह है उसका भी यूज कर लिया करते थे। मगर अकबर ने बेसिकली ये नियम बनाया कि अब से जो है अपने कोर्ट में ऑफिशियल जो रीडिंग लैंग्वेज रहेगी, जिसमें सारा आपकी कार्यवाहियां कोर्ट की चलेंगी, वो आपकी पर्शियन लैंग्वेज होने वाली है। चलती इसके पहले भी थी मगर इसके साथ में दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल पर भी कोई बंदिश ऐसा नहीं थी और ऑफिशियल लैंग्वेज का इसको दर्जा नहीं प्राप्त था। मगर अकबर ने बोल दिया कि नहीं, अब मेरे टाइम पीरियड में अब यह है रीडिंग लैंग्वेज के तौर पर या कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर पर्शियन भाषा का इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये उठता है कि अकबर को आखिर ये करने में क्या मजा आ रहा है? आपके पहले जिस तरीके से दूसरी भाषाएं चल रही थी आप भी चला सकते थे, तो फिर आप एकदम से जो है आउट ऑफ नोवेयर ये पर्शियन लैंग्वेज जो है इसको अपनी कोर्ट लैंग्वेज क्यों बना रहे? उसका जवाब यह है कि इन लोगों के मुगल्स की अगर बात की जाए, ईरान के साथ में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट जो थे वो बहुत ज्यादा थे। यानी कि मोर और लेस ये जो अपना कल्चर, जिस तरीके का इनका कंडक्ट था, उसके ऊपर ईरान का काफी ज्यादा प्रभाव था और इनका जो सोचने का तरीका था उसके ऊपर भी ईरानी इंटेलेक्चुअलिज्म का जो है काफी ज्यादा आपको प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दूसरा, ईरान से लगातार जो है माइग्रेंट्स काफी मात्रा में सेंट्रल एशिया और ईरान से जो है यहां पर मुगल कोर्ट में आते थे किसी ना किसी पोजीशन की तलाश में। तो इन लोगों की जो मदर टंग हुआ करती थी वो बेसिकली आपकी पर्शियन हुआ करती थी, या फिर क्योंकि पर्शियन में ये ज्यादा कंफर्टेबल थे। ईरानियों की तो खैर मदर टंग ही पर्शियन है, सेंट्रल एशिया से आने वाले भी जो है ये पर्शियन में उसी तरह से फ्लुएंट हुआ करते थे या फिर उनके लिए पर्शियन उसी तरह से हुआ करती थी जैसे आज की तारीख में हमारे लिए अंग्रेजी है। मदर टंग नहीं है मगर उसके बिना काम नहीं चलता हमारा। तो इन सारी बातों के कारण इनको लगा होगा कि अगर हम लोग पर्शियन लैंग्वेज को रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा और हमारा जो काम है वो चलाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सारी बातों से मोटिवेट होकर हिस्टोरियंस मानते हैं कि एम्परर ने या फिर आपके अकबर ने जो है इसको कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया था और इस तरीके से पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई। नतीजा क्या निकला उसका वो देख लेते हैं। अब ये जो है पर्शियन में आपको एक डॉक्यूमेंट जो है मुगल्स के टाइम पीरियड का देखने के लिए मिल रहा है। नीचे आपने इसमें आपका जो हिंदी भी भाषा है उसमें भी लिखा हुआ है, मगर ऊपर की तरफ में आपने इसमें पर्शियन जो है उसमें लिखा हुआ है। पर्शियन में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी में इसलिए लिखा गया क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी को पढ़ सकते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो पर्शियन को अकबर ने जो है अपना कोर्ट लैंग्वेज बनाया, कॉन्शियसली बोल दिया कि ये मेरे दरबार में रीडिंग लैंग्वेज रहेगी। इसके नतीजे क्या निकले? इसका नतीजा ये निकला कि पर्शियन जो है एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर एलिवेट हो गई जो अगर आपको आती है, अगर आप उसमें फ्लुएंट हो और उसमें आप कमांड रखते हो तो आप पावर और प्रेस्टीज हासिल कर सकते हो मुगल अंपायर में। लगभग ये उसी तरीके का स्टेटस सिंबल बन गया जिस तरीके से आज अंग्रेजी भाषा आना हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल माना जाता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका जो है प्रोस्पेक्ट ज्यादा बेटर है, आपको इंग्लिश आती है या फिर आप फ्लुएंटली बोल सकते हो तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं। कई लोग इनफैक्ट अंग्रेजी इसलिए सीखते हैं कि लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो आज की तारीख में हमको समाज में अंग्रेजी भाषा के साथ में देखने के लिए मिलती हैं हिंदुस्तानी समाज में, आज से 400-500 साल पहले आपको यही चीज जो है तुर्की आपका पर्शियन भाषा के साथ में देखने के लिए या फारसी भाषा के साथ में देखने के लिए मिल रही थी। जैसे ही अकबर ने इसको कोर्ट लैंग्वेज बनाया, ये भाषा अपने आप में स्टेटस सिंबल हो गई, एलिवेट हो गई, और आपको आती है तो फिर आपको पावर और प्रेस्टीज मिलने में आसानी हो जाएगी मुगल कोर्ट में या मुगल अंपायर में।
इसके अलावा ये जो भाषा थी, राजा भी इसी को बोलता था, जो आपके रॉयल हाउस होल्ड में यानी कि जो शाही परिवार है वो भी इसी भाषा को बोलते थे, और आपके जो कोर्ट के इलीट्स वगैरह हैं वो भी इसी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे 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 आपका, क्योंकि अब कोर्ट लैंग्वेज बना दी गई है, ऑफिशियली आपका सारा काम इसी में चल रहा है, तो प्रशासन के हर तबके को, आपके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इस भाषा को सीखना पड़ेगा। नतीजा ये निकला कि ये जो है आपका प्रशासन की भाषा जो है वो बन गई, एंड अकाउंटेंट्स हो गए, क्लर्क्स हो गए और दूसरे जो लोग हो गए, सबने जो है फिर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखा है, और इस तरीके से इसके प्रचार प्रसार में आपको काफी ज्यादा इसका जो प्रचार प्रसार है वो काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है। होते होते पर्शियन वही बन गई जो आज की तारीख में इंग्लिश बन गई है। एक इलीट लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज, और एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको स्टेटस, प्रेस्टीज और अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करती थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। वक्त अच्छा वैसा हो नहीं सकता कि पर्शियन जो है अगर इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और लगभग हर लेवल पर बोली जा रही है, और साथ ही साथ उसी वक्त में आपके इंडिया में दूसरी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस वगैरह अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके और पर्शियन के बीच में इंटरमिंगलिंग ना हो। वो चीज आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलती है कि वक्त के साथ में पर्शियन जो है उसने दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस को भी इन्फ्लुएंस किया। कुछ ना कुछ मात्रा में फारसी भाषा के जो शब्द हैं दूसरी भाषाओं में भी जाते गए, उनको दूसरी भाषाओं ने भी उन शब्दों को अडॉप्ट किया। मगर साथ ही साथ पर्शियन जो है वो खुद भी जो है हिंदुस्तानी भाषाओं से इन्फ्लुएंस होती रही, और उसमें भी जो है काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। तो अगर आप फारसी जो आपका प्योर ईरान में बोली जाती है उसकी बात कर ले, और वो फारसी जो हिंदुस्तान में धीरे धीरे डेवलप हुई, दोनों में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि फारस से आई हुई फारसी में, या जो आपकी पर्शिया की पर्शियन लैंग्वेज है, उसमें हिंदुस्तानी शब्द भी काफी ज्यादा मात्रा में पढ़ते चले गए। जो भाषा मैं अभी आपसे जिसमें बात कर रहा हूं, अब ये प्योर हिंदी नहीं है या फिर एकदम प्योर हिंदुस्तानी या खड़ी बोली नहीं है, इसमें पर्शियन के भी काफी सारे शब्द हैं, इसमें कुछ अरबी के भी शब्द आ रहे होंगे, इसमें इधर उधर सारी जो चीजें मिल गई हैं, इसी को आप इन्फ्लुएंस होना बोलते हैं। यहीं से अपने को समझ में आता है कि इन्फ्लुएंस किसे कहा जाता है। तो पर्शियन भाषा जो है उसने हिंदुस्तानी भाषाओं को इन्फ्लुएंस किया। तमिल तक में जो है आपको पर्शियन के शब्द देखने के लिए कई बार मिल जाते हैं। इसी तरह से पर्शियन जो है वो भी आपकी हिंदुस्तानी भाषाओं से इन्फ्लुएंस हुई है, और उसमें भी आपको इंडियन लैंग्वेजेस के, और खास तौर पर इंडियन लैंग्वेजेस में भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी आपकी जो आज हिंदी बोली जाती है, उसी का जो पुराना उस टाइम पीरियड का रूप था उसे बोलते थे हिंदवी। तो जो हिंदवी भाषा है खास तौर से वो पर्शियन से इन्फ्लुएंस हुई है, और उसने खास तौर से पर्शियन को इन्फ्लुएंस किया। नतीजा ये निकला, पर्शियन हिंदवी भाषा को इन्फ्लुएंस कर रही है, हिंदवी पर्शियन भाषा को आपका इन्फ्लुएंस कर रही है। दोनों का जो ये इंटरमिक्सिंग हुई है, इसके कारण एक नई भाषा निकल कर आई जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू। और इस तरीके से जो है उर्दू का खास तौर पे नॉर्थ इंडिया के इलाकों में जन्म होता है। टर्किश के भी थोड़े बहुत इसमें शब्द आ जाते हैं, इसमें पर्शियन भी आ जाती है, इसमें आपका हिंदी भी के भी शब्द आ जाते हैं, और सब मिलाकर जो है एक नई भाषा का उदय होता है, जन्म होता है, जिसे आप आज की तारीख में उर्दू बोलते हो। तो अब ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये बेसिकली उर्दू में लिखा हुआ है। अब ये जो लैंग्वेज है इसमें दो तीन बातों का अपने को ध्यान रखना है। अगर आप इसको देखोगे, और इसके पहले जो मैंने आपको पर्शियन के जो लिखे हुए पेजेस दिखाए थे, ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया है यहां पर, और इसके पहले जो मैंने आपको इसके पहले के जो पेजेस वगैरह दिखाए थे, इसमें जो आपका चीजें लिखी गई थी, जैसे यहां पर हो गया, या फिर इसके पहले जो लिखा हुआ है, इनकी स्क्रिप्ट सेम है। तो पर्शियन और उर्दू की अगर बातचीत की जाए तो इसमें आपको एक चीज जो कॉमन देखने को मिलती है वो है कि इनकी स्क्रिप्ट सेम है। मगर अगर आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो पर्शियन ऑल टुगेदर एक अलग लैंग्वेज हो जाती है, और उर्दू ऑल टुगेदर अलग नहीं है, मगर हाँ काफी हद तक एक अलग लैंग्वेज बन जाती है। पर्शियन आपको शायद बोली जाए आपके सामने तो समझ में नहीं आएगी। उर्दू बोली जाए, एकदम गाढ़ी उर्दू बोली जाए, तो भी वो आपको 40-50% जो है पल्ले पड़ जाती है, समझ में आ जाती है, क्योंकि हिंदी भी मिली हुई है उसमें, उसके कारण आपको हिंदी भी कम से कम समझ में आ जाएगी, जिसके बेसिस पर आज की हिंदी बनी हुई है। तो इस तरीके से ये जो नई भाषा है वो निकल कर आई है पर्शियन और उर्दू के, पर्शियन और हिंदी के मेल से आपको ये नई भाषा उर्दू जो है वो मिली है। और इस तरीके से जो है आपकी भाषाओं का भी जो है इवोल्यूशन मुगल अंपायर के टाइम पीरियड में हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो मुगल हिस्ट्रीज हैं, ऑफिशियल हिस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, जो मुगल्स के टाइम पे उनकी जो ऑफिशियल इतिहास लिखे जा रहे थे, इन ऑफिशियल हिस्ट्रीज को लिखा जाता था पर्शियन में। ये अपने को ध्यान रखना है, इसके पहले भी इसका जिक्र आया। एग्जाम्पल के लिए अकबरनामा की बात कर लेते हैं, तो ये जो किताब है इसको पर्शियन में लिखकर तैयार किया गया। आलमगीर के ऊपर जो किताब लिखी गई है, शाहजहां के ऊपर जो किताब लिखी गई, सारी की सारी किताबें पर्शियन में लिखी गई हैं। एक बाबर का एक्सेप्शन है इसमें, ये याद रखना पड़ेगा। बाबर ने अपने जो मेमोयर्स लिखे हैं या फिर अपनी जो स्मृतियां वगैरह हैं, अपनी जिंदगी की दास्तान लिखी है, इसने
अपनी मदर टंग में लिखी थी, जो थी तुर्की भाषा, टर्किश में बाबर ने अपनी किताब लिखी थी। बाद में इसका जो है ट्रांसलेशन वगैरह करवाया गया, और इसका ट्रांसलेशन जब पर्शियन में हुआ उसके बाद से इस किताब को बाबरनामा बोला जाता है। ओरिजिनल जो किताब थी उसका जो है नाम बाबरनामा नहीं हुआ करता था, और इसको लिखा किस भाषा में गया था, इसको टर्किश भाषा में लिखा गया था। बाद में ट्रांसलेशन जो है उसका अकबर के टाइम पीरियड में जो है करवाया गया था। इसी तरीके से आपकी जो दूसरी किताबें हैं इंडिया की, अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में लिखी हुई किताबों की बात कर लें या जो क्लासिकल टेक्स्ट की बात कर लें, उनका भी जो है ट्रांसलेशन पर्शियन भाषा में हुआ है। जैसे कि आपने संस्कृत में जो आपके सबसे प्यारे एपिक्स हैं या सबसे शानदार एपिक्स हैं, रामायण हो गया और महाभारत हो गया, इनका भी ट्रांसलेशन वगैरह जो है मुगल्स ने पर्शियन में करवाया था। नतीजा यह निकला कि आपकी कई सारी किताबें जो हैं पर्शियन में ट्रांसलेट हुई, पर्शियन में ट्रांसलेट होकर ईरान गई, ईरान से फिर आपका यूरोप वगैरह गई, और वहां से फिर आपका यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसमिट हुई। इस तरीके से भी जो है आपकी ये जो लिटरेचर है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, उसको फैलाने में इन ट्रांसलेशंस ने काफी ज्यादा मदद करी थी। महाभारत की अगर बात करें तो जब महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था तब इस किताब का नाम पड़ा रज़्मनामा। रज़्मनामा का मतलब होता है एक ऐसी किताब जिसमें जंगों का जिक्र है, अ बुक ऑफ वॉर्स, जिसमें जंगों के बारे में बातचीत की गई है। यह भी एक अच्छा सवाल बनता है एमसीक्यू में कि महाभारत का जब ट्रांसलेशन पर्शियन भाषा में हुआ था तब इसके बाद में इस किताब का नाम क्या पड़ा, तो इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा रज़्मनामा। या फिर दूसरा सवाल यहीं से घुमा के बनता है कि रज़्मनामा किसकी किताब है, तो रज़्मनामा बेसिकली महाभारत का पर्शियन में ट्रांसलेशन है। यह सारा काम वगैरह जो है करवाया जा रहा है। देखिए ऐसे ये आपकी, अब हालांकि ये पर्शियन में नहीं है, इसका इंग्लिश वर्जन है, मगर ये रज़्मनामा जो है इस तरीके से लिखी गई थी। इसके अंदर के कुछ सीन्स वगैरह भी हैं, ये देखिए। अब ये ओरिजिनल आपका जो पर्शियन में लिखी गई है उसमें अब आपके वॉर का सीन जो है दिखाया जा रहा है। ऊपर की तरफ में आपके देवता वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपका वॉर वगैरह चल रहा है। ये सारी चीजें आपकी दिखाई गई हैं और साथ में आपका पर्शियन में जो है ट्रांसलेशन किया गया। तो रज़्मनामा का मतलब महाभारत है पर्शियन भाषा में, याद रखिएगा इस बात को। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कई बार हम लोग हिंदी में हस्तलिपि भी बोल देते हैं और कई बार हम लोग इसको पांडुलिपि भी बोल देते हैं। तो अब ये मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, हम बातचीत करेंगे। मुगल्स के टाइम पीरियड पे बेसिकली जो भी किताबें वगैरह लिखी जा रही थी या मुगल इंडिया में जो भी किताबें प्रोड्यूस की जाती थी वो सब की सब मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, यानी कि हस्तलिखित होती थी, हैंड रिटन होती थी। जैसे आज की तारीख में नहीं है कि अपन ने एक किताब जो है बैठ के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपन ने टाइप कर दी और उसके बाद में अगर या तो उसको प्रिंट करवा दिया गया या फिर अपन अगर प्रिंट नहीं तो अपने अपने प्रिंटर से अपन ने जो है उसके पेजेस वगैरह प्रिंट कर लिए, ऐसा नहीं होता था। या फिर उसकी फोटो कॉपियां करवा ली, इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। अगर आपकी एक किताब है तो उस पूरी की पूरी किताब को आपको हाथ से लिखना पड़ता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। मुगल्स के टाइम पीरियड पे या मुगल इंडिया में जितनी भी आपकी किताबें लिखी गई हैं हिंदुस्तान में वो सबकी सब मैन्यूस्क्रिप्ट थी, यानी कि हाथ से लिखी हुई किताबें थी। एक बार अगर आपने एक किताब लिखकर तैयार कर दी, अब आप ये चाहते हैं कि इस किताब के और भी आपके जो है पीसेस बनाए जाएं, ऐसी और भी जो है इसकी कॉपीज वगैरह बनाई जाएं, तो उसके लिए फिर आपको करना ये पड़ेगा कि इसी किताब को जस का तस जो है फिर से बैठ के लिखना पड़ेगा। और आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा का वैसा बनाया जाए तो फिर से आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपकी पहली किताब को सामने रखकर जो उसको बनाने में किया गया था, और उसी प्रोसीजर के बेसिस पर आपको सेकंड किताब पूरी लिखना पड़ेगी, उसके बाद में तीसरी किताब, उसके बाद में चौथी किताब। तो आप जितनी कॉपियां बनाना चाहते हैं आपको हाथ से लिखकर जो है वो सारी की सारी तैयार करना पड़ेंगी। एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल बनता है कि अपने को ध्यान रखना है कि मुगल्स के टाइम पीरियड पे जितनी भी आपकी किताबें लिखी गई हैं वो सारी की सारी हैंड रिटन थी, वो सबकी सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट जहां पे प्रोड्यूस होती थी उस जगह का नाम था इंपीरियल किताबखाना। ठीक है, इंपीरियल किताबखाना का मतलब ये कि ये बादशाह की निगरानी में चलता था या फिर ये आपका रॉयल्टी के अंडर में आता था, ये मुगल कोर्ट के अंडर में आता था, ये उनके अंडर में काम करने वाला एक ऑफिशियल ऑफिस था। तो जितनी भी आपकी किताबें वगैरह बनाई जा रही हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह प्रोड्यूस की जा रही हैं, ये सब की सब बनती थी किताबखाना में। हालांकि किताबखाने का मतलब जो बनेगा वो बनेगा एक लाइब्रेरी के तौर पर। किताबखाना यानी कि जहां पर आपको सारी की सारी किताबें देखने को मिलती हैं, तो इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन हो सकता है वो बनता है लाइब्रेरी के तौर पर। बट बेसिकली ये लाइब्रेरी नहीं थी, यहां पर होता ये था कि आपके बादशाह से रिलेटेड जितनी भी आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या बादशाह ने अगर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह मंगवाई है कहीं से, उन सारा सबका जो भी कलेक्शन वगैरह है वो यहां पर रखा जाता था।
और अगर आप उनके और ज्यादा कॉपीज वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उनको भी प्रोड्यूस किया जाता था। तो कायदे से किताब खाना जो शब्द है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है एक लाइब्रेरी। मगर अगर आप मुगल कंटेक्स्ट में बात करें जहां पर उनकी बुक्स को प्रिपेयर किया जाता था, उस जगह का नाम किताब खाना भले ही था, बट बेसिकली वहां पे क्या हो रहा था, सारी की सारी जो भी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही है उनको कलेक्ट कर रखा जाता था और उनकी कॉपीज वगैरह बनाई जाती थी। तो टेक्निकली मुगल किताब खाने को आप बोल सकते हो स्क्रिप्टोरियम, जहां पर एक जो पर्टिकुलर किताब है उसकी लगातार कॉपी वगैरह हो रही है। अब यहां पर जैसे इस फोटोग्राफ में आपको एक मुगल किताब खाना दिखाया गया है, यहां पर अब 50 तरीके के जो है काम चल रहे हैं। हम लोग देखेंगे अभी ये मुगल किताब खाना में कौन कौन काम करता था, बट ये एक मुगल पेंटिंग है जिसमें मुगल किताब खाना का जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे हो या फिर अगर आप एक किताब बना रहे हो जो हाथों से पूरी की पूरी हाथ से लिखी गई है, पूरा का पूरा जो है उसको आपने मैनुअली तैयार किया है, उसमें मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें क्या क्या होता था या फिर हमको क्या क्या करना पड़ता था, अब हम लोग थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। जब आप एक मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे थे तो इसमें बहुत सारी चीजें या बहुत सारे टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ते थे और हर एक जो टास्क था उसको करने के लिए आपके पास में वैरायटी ऑफ पीपल हुआ करते थे। सबसे पहले आपके पेपर मेकर हो गए, ये लोग फोलियोज वगैरह बनाते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स की, यानी कि वो कागज जिसके ऊपर इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाएगा उसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपके पेपर मेकर के ऊपर आती थी। उसके बाद स्क्राइब्स या फिर कैलीग्राफर वो हुआ करते थे जो कॉपी करते थे टेक्स्ट को, यानी कि जिनका काम सिर्फ बैठकर टेक्स्ट एक किताब से देखकर दूसरे जो किताब है उसमें टेक्स्ट को कॉपी करना या उतारना है, उनको बोला जाता था स्क्राइब्स या फिर कैलीग्राफर्स। जनरली हैंडराइटिंग वगैरह इनकी अच्छी होती थी, थोड़ा अच्छे से ये लोग लिख लेते थे, अक्षरों को सुंदर बनाते थे, देखने में इनका लिखा हुआ जो था देखने में अच्छा लगता था, आंखों को प्रिय महसूस होता था इस तरीके से। प्लस इनकी खासियत ये होती थी कि ये जस का तस कॉपी कर देते थे। अगर एक पर्टिकुलर किताब में इन्होंने एक जगह पे एक लाइन लिखी है तो उसको एज इट इज जो है दूसरी किताब में भी ये उतार देते थे। तो आपको बहुत ज्यादा जो है फर्क समझ में नहीं आता था कि वो किताब में तो अलग तरीके से लिखा था या उसमें ये चीज जो लिखी हुई है वो वहां पे पन्ने में अलग तरीके से दिख रही है, यहां पर अलग तरीके से दिख रही है। ऐसा नाटक आपको जनरली देखने को नहीं मिलता था। तो ये इनकी थोड़ी एक खासियत हुआ करती थी स्क्राइब्स या कैलीग्राफर्स की। तीसरे आते हैं गिल्डर्स। गिल्डर्स वो हुआ करते थे जब एक बार आपके पेपर मेकर ने आपका फोलियो जो है मैन्युस्क्रिप्ट का वो बना दिया और उस स्क्राइब या कैलीग्राफर ने उसके ऊपर जो भी लिखना था लिख दिया, उसके बाद उस पर जो भी आपने उसको इल्यूमिनेट करना है या फिर उसके ऊपर जो भी आपको चमक वमक लगानी है उसको सुंदर बनाने के लिए, पेज को खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सारा काम आपका गिल्डर किया करता था। अगले आते हैं पेंटर। कई बार यह होता था कि एक चीज को अगर लिखा गया है तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए या ज्यादा अच्छा प्रभाव डालने के लिए जो भी चीज समझाई जा रही है, जो भी सीन समझाया जा रहा है, उसके कंटेक्स्ट में आप एक अच्छी सी तस्वीर भी बनाते थे साथ में। तो कई बार आपके जो फोलियोज वगैरह पे आपका जो लिखने वाला लिखारी है या फिर आपका जो स्क्राइब या फिर कैलीग्राफर है वो पन्ने के पन्ने छोड़ देता था और उन पन्नों के ऊपर उस पर्टिकुलर सीन या कंटेक्स्ट को पढ़कर आपका जो फोटोग्राफर था या फिर आपका फोटोग्राफर तो गलत वर्ड है, आपका जो पेंटर था वो बकायदा वहां पे सीन्स वगैरह जो है वो पेंट किया करता था। अब इनकी भी खासियत यही थी कि अगर एक ही किताब की 10 कॉपियां बन रही हैं तो आपको एक ही पर्टिकुलर पेंटिंग जो है उसकी 10 की 10 जो है वो कॉपियां बनाना पड़ेंगी 10 की 10 किताबों पर या जितनी भी किताबें बनाई जा रही हैं। तो यहां पर फिर वही खासियत आ जाती थी जिस तरीके से स्क्राइब या कैलीग्राफर से ये उम्मीद रहती थी या एक्सपेक्टेशन थी कि आप जस का तस उतार दोगे और ज्यादा फर्क आपको दो किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसी तरह से यहां पे आपके जो पेंटर्स थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि हर एक किताब में अगर 10 कॉपियां बन रही तो 10 की 10 किताबों में आप एग्जैक्टली एक जैसी जो है वो आपकी फोटो बना दोगे, उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इनका काम होता था इन सारी चीजों को इलस्ट्रेट करना। अब एक बार जब एक किताब की पूरी कॉपी बन गई है, जितनी भी चीजें कॉपी होनी थी हो गई हैं, उसके बाद में उन सबको इकट्ठा कर एक सीक्वेंस में जो है ऑर्नामेंटल कवर्स में डालकर उनको अच्छे से बाइंड किया जाता था और यह जिम्मेदारी आती थी आपके बुक बाइंडर्स के ऊपर। बुक बाइंडर जो है ये काम बैठकर किया करते थे। तो इस तरीके से ये किताब बनाने में कुल मिला के आपको ऐसे 4-5 तरीके के लोग जो हैं वो लगा करते थे और एक किताब बनाना अपने आप में बहुत लेबोरियस काम था। अभी आपने प्रिंटिंग प्रेस में डाला, खटखट खटखट करके वो छपकर बाहर आ जाती है, आपको वो समझ में नहीं आता। मगर इस जमाने में किताबें बनाना लिटरली जो है एक बहुत लेबोरियस काम हुआ करता था, एक बैक ब्रेकिंग काम आप इसको मान सकते हो। हाल और एक मजे की बात यह है कि अब जो चीज मुश्किल से बनेगी उसकी फिर अपनी एक कीमत भी होगी, उसका एक एडमायरेशन भी होगा। तो यहां पर अब क्योंकि जो फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है, जो खत्म होने के बाद में बढ़िया तरीके से की जो फ्रेश किताब निकल कर आई है, इसको बहुत एक प्रेशियस ऑब्जेक्ट माना जाता था। जिस तरीके से आपके
कीमती के कपड़े होते हैं या जेवर जवरात होते हैं, उसी तरीके से एक किताब जो है जो इतनी मेहनत से बनकर आई है निकलकर, इसको भी एक बहुत प्रेशियस ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है कंसिडर किया जाता था। ये अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल वेल्थ और ब्यूटी का एक मिला जुला जो है संगम हुआ करता था, क्योंकि किताब बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में, आपको देखकर ही मन मोह रहा है, अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो आपकी बातें कही गई हैं वो आपको इंटेलेक्चुअली ज्यादा जो है ग्रो करती हैं, आपके ज्ञान में जो है इंक्रीमेंट कर रही हैं। तो एक तो ये आपका ज्ञान बढ़ा रही हैं, साथ ही साथ ये देखने में आंखों को बहुत अच्छी लग रही हैं। तो एक जो फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट जो निकल कर आती थी मुगल्स के टाइम पर, वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। साथ ही साथ ये मुगल्स की पावर को भी प्रोजेक्ट करती थी कि वो इतनी खूबसूरत और इतनी महंगी चीज को जिसका इंसान की जिंदगी पर इतना प्रभाव पड़ता है, उसको बीइंग में ला सकते हैं, उसको अस्तित्व में ला सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी, ये आपका मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है और उसको हमको जानना चाहिए। अब ये जो एक किताब इन्होंने लिखकर तैयार करी है, देखिए इसे, और इसके ऊपर एक फोटोग्राफ वगैरह बनाई गई है। तो इसके ये मुगल मैन्यूस्क्रिप्ट है, फिर आप अंदर खोलेंगे, इसमें फिर जो भी कंटेंट है, कंटेंट के साथ में फोटोग्राफ्स हैं, उसके पेजों को इल्यूमिनेट किया गया है, बाइंडिंग इस तरह से रखी गई है, जिल्द इस तरह से रखी गई खराब नहीं हो। ये सारी चीजें जो है बहुत आपका इस किताब को कीमती बना देती थी, बेशकीमती बना देती थी, और सबसे बड़ी बात, इसको एडमायरेशन का जो है एक स्रोत बना दिया करती थी। अब क्योंकि बुक मेकिंग इतना मुश्किल काम है, इतना लेबोरियस काम है, और फाइनल जो किताब निकल कर आ रही है उसकी तारीफें भी बहुत हो रही हैं, उसको एक इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल सोर्स के तौर पे भी देखा जा रहा है, एक आपकी आप कह सकते हैं कीमती ऑब्जेक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अगर किताब इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर उसको बनाने वाले भी जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन तो मिलना ही था। तो जो बुक के एक्चुअल प्रोडक्शन में लगे हुए लोग थे, किताब खाना में जो काम करने वाले लोग थे, इनमें से भी काफी लोगों को जो है रिकॉग्निशन मिला है, इनको टाइटल्स वगैरह दिए गए हैं, इनको अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आपके कैलीग्राफर्स हुआ करते थे और आपके पेंटर्स हुआ करते थे, यानी कि जो किताबों में लिख रहे हैं और जो पेंटिंग्स बना रहे हैं, इनको एक हाई सोशल स्टैंडिंग दी जाती थी, या माना जाता था कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तानी समाज में आप एक डॉक्टर हो तो माना जाता है कि आप काफी एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बढ़िया पेशे में हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ एक कंफर्टेबल जॉब है, एक अच्छा एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जो है आपका एक बढ़िया तरीके से आपको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो उस तरीके से ही अगर आप ये बोलोगे उस वक्त में कि मैं मुगल किताब खाने में कैलीग्राफर हूं, लिखारी हूं, या फिर मैं मुगल किताब खाने में पेंटर हूं, तो इस तरीके के प्रोफेशंस करने वालों की काफी हाई सोशल स्टैंडिंग मानी जाती थी, इन लोगों की समाज में काफी इज्जत थी। मगर इसके अलावा जो दूसरे लोग थे, जो आपका फोलियोज वगैरह बना रहे हैं, जो बाइंडिंग कर रहे हैं, जो इल्यूमिनेट कर रहे हैं पेजेस को, ये जनरली एनोनिमस ही रहे। इन लोगों को इतना ज्यादा नाम नहीं मिला, इनको उतनी ज्यादा ख्याति या उतना ज्यादा इनका नाम एज सच आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कैलीग्राफी के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कैलीग्राफर्स जो थे या स्क्राइब्स वगैरह जो थे, वो क्या कर रहे थे, एक किताब से जो भी कंटेंट है वो दूसरी किताब में कॉपी कर रहे थे, दूसरी से तीसरी किताब में कॉपी कर रहे थे, तीसरी से चौथी में कर रहे थे। अब इनसे दो तीन बातों की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी, इनसे दो तीन चीज़ों की उम्मीद की जाती थी। सबसे पहला तो ये कि ये जो पहली किताब से दूसरी किताब, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी एंड सो ऑन, जितनी भी किताबों में ये एक ही चीज़ कॉपी कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली जस का तस कॉपी करें। जैसा पहली किताब में दिख रहा था एग्जैक्टली आपको दूसरी किताब में भी उसी तरह दिखना चाहिए, दूसरी से तीसरी में भी इसी तरह, तीसरी से चौथी में भी। आपको उसमें वेरिएशन समझ में नहीं आने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात जो इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी, इनको लिखते वक्त खूबसूरत तरीके से लिखा जाए ताकि सामने वाले को पढ़ने में मजा आए, आंखों को देखने में वो प्रिय लगे, अच्छा लगे, बढ़िया महसूस हो। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता था। तो एग्जैक्टली उसी तरह से है कि जैसे क्लास में कोई बच्चा है और उसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, तो टीचर्स कई बार उसकी तारीफ कर देते हैं। वो बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, कई बार आपको उस तरीके से वो जो एक एक्स्ट्रा प्रेज है वो देखने को नहीं मिलता टीचर्स से कि वो तारीफ कर दें कि भाई आपने बड़ा अच्छा लिखा है। तो बेसिकली कैलीग्राफर्स वगैरह के साथ में दो तीन एडवांटेजेस थे। एक तो इन लोगों को ये कि सारी की सारी किताबें जस की तस आपने कॉपी करनी है, दूसरा आपको अच्छे तरीके से कॉपी करनी है, देखने में सुंदर लगना चाहिए। स्पेसिफिकली बोलें तो कैलीग्राफी जो है बेसिकली एक हैंडराइटिंग का आर्ट था जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती थी। और इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि किताब अगर खूबसूरत लगेगी, देखने में अच्छी लगेगी, पढ़ने में अक्षर अच्छे लगेंगे तो उसको पढ़ने में फिर मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इन सारी बातों के कारण कैलीग्राफर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते थे। अब कैलीग्राफी भी जो है या फिर एक शब्द जो है उसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो कैलीग्राफी की भी जो है आपकी अलग अलग स्टाइल्स वगैरह जो हैं डेवलप होती चली गई।
अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर लें तो इसकी भी जो है अपनी सर्टेन तरीके की कैलीग्राफी होती है। अगर हम लोग हिंदी की बात कर लें उसकी भी अपनी एक अलग तरीके की कैलीग्राफी होती है। इसी तरह से जो पर्शियन लैंग्वेज थी इसकी भी जो है अपनी एक अलग तरीके की कैलीग्राफी थी और इसकी अलग अलग जो है स्टाइल्स वगैरह हुआ करती थी। लिखने का जो है तरीका उसकी अलग अलग आपको स्टाइल्स देखने के लिए मिला करती थी। इसमें अकबर की जो सबसे फेवरेट स्टाइल या सबसे कैलीग्राफी की सबसे उनको जो पसंद थी जो स्टाइल जिसमें उनकी किताबें लिखी जाती थी वो थी नस्तलिक। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कैलीग्राफी बेसिकली कई सारे तरीकों से की जाती थी। उसमें अकबर को जो कैलीग्राफी का स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद था जिसमें वो अपनी किताबें लिखवाया करते थे वो उसका नाम था नस्तलिक। नस्तलिक बेसिकली एक फ्लूइड स्टाइल है जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो है वो मारे जाते हैं। देखिए इसको, अब ये जो है यहां पे पर्शियन में लिखा गया है सब कुछ मगर इसको नस्तलिक भाषा में लिखा गया है। अच्छा, अब ये जो है पन्ने पे सीधी सीधी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ऐसे नहीं लिखी गई है। इसको कैसे लिखा गया है? ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके लिखा गया है। इसको तिरछा करके लिखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बस देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। दूसरी चीज ये, इसको नस्तलिक स्टाइल में लिखा गया। तो नस्तलिक में क्या हो रहा है? फ्लूइड स्टाइल है जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मारे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए यहां पर ये लंबे लंबे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये यूं करके आपने इस तरीके के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जो आप लगा रहे हो, ये सारी चीज जो है इसको खूबसूरत बनाती है। अब खैर मैं तो इसको पढ़ नहीं सकता, आप लोग भी शायद नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा गया है, मगर देखने में कम से कम अच्छा लग रहा है। जो शायद पढ़ सकते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी खूबसूरत भाषा, इसको कितना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। तो ये जो लिखने का तरीका है ये बेसिकली नस्तलिक कहलाता था और ये बादशाह अकबर को जो है बहुत ज्यादा पसंद था। अब ये जो नस्तलिक जिस व्यक्ति ने लिखा है, ये जो एनसीईआरटी से ये फोटोग्राफ मैंने उठा के इसमें डाला है, ये जो नस्तलिक में जो कैलीग्राफी की स्टाइल है इसमें जो ये पर्शियन में लिखा गया है, इसको लिखा गया था मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर के द्वारा। ये मुगल कोर्ट के सबसे ज्यादा या फिर अकबर के टाइम पीरियड का जो अकबर का कोर्ट था उसके सबसे फाइनेस्ट कैलीग्राफर माने गए हैं और इनको एक टाइटल भी दिया गया था। उस टाइटल का नाम था जारिन कलम। और ये जारिन कलम इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके जो अक्षर हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से निकल कर आते थे। अब ये पूरी की पूरी अगर आप ये कैलीग्राफी देखोगे, सामने वाले ने नीचे अपना साइन किया है, इतने बड़े तो उसके साइन होते थे, और बाकी वो जिस तरीके से लिख रहा है वो देखने में, अब जो पर्शियन पढ़ सकते होंगे उनको समझ में आता होगा कि बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, तरीका जो है बहुत अच्छा है लिखने का। नतीजा यह हुआ कि बादशाह ने खुश होकर इनको बकायदा टाइटल दे दिया जारिन कलम, दैट इज गोल्डन पेन। और क्यों? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत तरीके से परफेक्टली प्रोपोर्शन के साथ में, कर्वेचर्स के साथ में अपने लेटर्स को लिखा करते थे और देखने में ये बहुत अच्छा आपको महसूस होता था। तो यहां से एक सवाल बनता है, दो तीन सवाल इनफैक्ट बनते हैं कि अकबर को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कैलीग्राफी की स्टाइल थी वो कौन सी थी? जवाब हो जाएगा नस्तलिक। नस्तलिक का जो सबसे अच्छा राइटर अकबर के कोर्ट में हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर। एंड तीसरी चीज जो यहां से बनती है, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर को जारिन कलम का टाइटल क्यों दिया गया था? जारिन कलम का मतलब क्या होता है? या फिर दूसरा क्वेश्चन घुमा के कि कौन वो जो अकबर का कोर्टियर था जिसको जारिन कलम जो है बोला जाता था। तो ये सारे, और क्यों बोला जाता था? नस्तलिक वगैरह लिखने के कारण। इस तरीके के कुछ यहां से 5-7 सवाल जो अपने बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को ध्यान रखने हैं। ये सारी चीजें जो है यहां से पूछी जा सकती हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नस्तलिक लिखनी है, या फिर अगर आप पर्शियन में दूसरी भी अगर आप बातें लिख रहे हो या किताब में आप कैलीग्राफी वगैरह कर रहे हो, लिखारी के तौर पर आप एक से दूसरी किताब को कॉपी कर रहे हो, तो जो पेन का इस्तेमाल किया जाता था वो रीड का बनता था। रीड यानी कि जो आपका जो बांस के टुकड़े आते हैं उनकी मदद से जो है इसको बनाया जाता था। उसको छील कर जो है इतना बड़ा किया जाता था कि वो आपके हाथ में पकड़ में आ जाए। तो रीड जो है ट्रिम कर उसको आप पेन के शेप में लेकर आते थे और उसके बाद में उसकी जो टिप है उसको 5 से लेकर 10 mm के आसपास जो है बनाया करते थे। उसको नुकीला करके 5 से लेकर 10 mm के आसपास में आपने उसको किया और उसके बाद में फिर उसका इस्तेमाल पेन के तौर पे करते थे। तो वो आपकी कलम कहलाती थी। मतलब ये कि अगर ये आपके पास में एक बांस का टुकड़ा है तो इस बांस के टुकड़े को आपने छील के छोटा किया और इसको आपने इस तरीके से जो है एक हाथ में पकड़ने लायक जो है स्थिति में लेकर आए और वक्त उसको फिर छील कर जो है आपने उसको नुकीला किया और लास्ट में जो है यहां पर जो उसकी टिप है, ये टिप निकल कर आ रही है, ये आपकी 5 से 10 mm के आसपास हुआ करती थी। और ये जो चीज बन गई है जिसकी मदद से अब आप जिसका इस्तेमाल आप पेन के तौर पर करोगे, इसको जो है कलम कहा जाता था। और कलम को फिर आप
स्याही में डुबाया जाता था, जिसको हम लोग कार्बन इंक भी बोल सकते हैं। कार्बन इंक का मतलब यह है कि दिया आपने जलाया है और उसके ऊपर आपने कोई थाली या कोई चीज रख दी, तो उसका जो दिए से कार्बन जो निकलता है वो सारा का सारा सूट उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब उसको फिर पानी में और किसी और चीज में मिलाकर आपने स्याही तैयार कर ली, तो वो कार्बन इंक कहलाती है। अब ये कार्बन इंक या स्याही में आपने कलम डुबाई और डुबा डुबा कर फिर आप उसको लिख रहे हो। जनरली आपकी अब जो कलम बनाई है, ये थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं, जो एक कलम बनाई है इसमें बीच में आप यहां पर एक कट लगाते थे, फिर थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये आपकी कलम हो गई। इस कलम में ये जो आपकी निब है यहां पर आपने उसमें कट लगाकर उसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया है। अब इसको जो है इसलिए इस तरीके से यहां पे जो कट लगाया जाता था ये इसलिए लगाया जाता था ताकि आपकी जो इंक है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके और एक बार डुबाने के बाद सामने वाला एक जो लंबा पोर्शन है उससे लिखकर अपना तैयार कर सके। तो इस तरीके से ये जो लेबोरियस तरीका था, ये जो मेथड था, ये सारी मेहनत जो थी, इसकी मदद से आपकी जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स या फिर जो आपकी किताबें वगैरह हैं मुगल्स के टाइम पीरियड में वो बनकर तैयार हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है द पेंटेड इमेज। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत करी है कि एक किताब को जब तैयार किया जाता था तो किताब में पेंटिंग्स वगैरह जो हैं उनको भी शामिल किया जाता था, या फिर जो आपके पेंटर्स थे वो भी एक किताब के बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। ना सिर्फ वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे, बाकायदा उनको सोसाइटी में एक हाई स्टैंडिंग हासिल थी। अगर आप किताब खाने में, मुगल किताब खाने में अगर आप एक पेंटर के तौर पर काम करते थे तो उसको एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन माना जाता था। तो ये हमको पता था कि मुगल की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें काफ़ी मात्रा में पेंटर्स को शामिल किया जाता था और वो लोग बाकायदा पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। अब ये जो पेंटिंग है जनरली क्या होता है, पेंटिंग्स वगैरह उस टाइम पीरियड में छोटी मोटी नहीं बनती थी, बड़े बड़े आपके जो है पोर्ट्रेट्स वगैरह पूरे पूरे बनाए जाते थे। इंसान जितना बड़ा है उसी के साइज के पोर्ट्रेट बनाए जा रहे हैं या उससे भी बड़े बड़े जो है पोर्ट्रेट वगैरह बनाए जाते थे और इनको बनाने के लिए पेंटर्स को कमीशन किया जाता था बादशाहों के द्वारा या फिर बड़े बड़े जो आपके जमींदार होते थे ऑल दैट, या नवाबों के द्वारा। अब ये पेंटिंग्स वगैरह जब बनती थी तो उनमें तो टाइम बहुत लगता था। दूसरा ये कि ये पेंटिंग्स फिर बनाने के लिए पेंटर को बहुत पैसा वगैरह दिया जाता था, तो ये बड़े बड़े आपके पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे। मगर मुगल किताबों में जो बेसिकली पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं वो क्या हो रही, वो किताब पेंटिंग्स कैसी होती थी, वो मिनिएचर होता था, यानी कि वो छोटे साइज में पेंटिंग बनाई जा रही है। यानी कि जितना बड़ा आपका आदमी है उतनी बड़ी पेंटिंग नहीं बन रही है, वो छोटी सी एक आपने पेज पर जो है अपनी इमेज वगैरह बनाकर या पेंटिंग वगैरह बनाकर तैयार कर दी। तो अब ये मिनिएचर बनाने से या फिर ये जो छोटी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं इसका फायदा ये होता था, अब एक मैन्युस्क्रिप्ट पर या एक किताब पर आपने ये छोटा सा मिनिएचर जो है पेंटिंग आपने ड्रॉ कर दी, इसको अब आप जो लेट से वहां पर 10 पेंटर काम कर रहे हैं और एक ही वक्त पर आप 10 किताबें, एक किताब की एक मैन्युस्क्रिप्ट की 10 कॉपियां बना रहे हैं, तो 10 के 10 आपके पेंटर्स ने उसको देख लिया, आसानी से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के हाथ में वो जा सकती थी। अब उसको देखकर फिर जो उसको कॉपी करना आसान हो जाता था। तो ये जो छोटी छोटी मिनिएचर के फॉर्म में आपने पेंटिंग्स वगैरह बनाकर किताबों में डाली हैं, इनका भी काफी ज्यादा जो है योगदान रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह के लिए कॉपी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब अगर एक ही पेंटर है वो अपनी पेंटिंग को देख देख के बार बार बना रहा है तो उसके लिए भी कोई इश्यूज नहीं है। और अगर लेट से एक ही वक्त पर कई सारे पेंटर एक ही किताब की अगर कई सारी कॉपीज बना रहे हैं तो क्योंकि छोटी पेंटिंग है बार बार जल्दी जल्दी एक से दूसरे हाथ में जा सकती है, एक से दूसरी जगह आपको ट्रांसमिट नहीं करना। एक आदमी के हाथ से आपने दूसरे आदमी के हाथ में किताब दी, उसने जल्दी से देखा, उसके जो भी उसने फाइन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिया और उसने अपना बनाना शुरू कर दिया, फिर तीसरे को दे दिया, फिर चौथे को दे दिया। बनाते बनाते आपको बीच में एक नजर और मारनी है आपने जाके, फिर एक बार झांक लिया किसी और के पास में और उससे जो भी आपको जो भी चीज देखनी थी देख कर आए, फिर आपने बनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये पेंटिंग्स वगैरह जो है मिनिएचर होने के कारण आसानी से एक से दूसरी तक ट्रांसमिट हो जाती थी और इनको बढ़िया तरीके से जो है आप कॉपी कर लेते थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हालांकि ये जो पेंटिंग्स वगैरह हैं इसमें आप बादशाहों की तस्वीरें बना रहे हैं, उनके कोट्स वगैरह को बना रहे हैं, उसमें अलग अलग जो दूसरे इंसान वगैरह उनको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। मगर ये जो पर्टिकुलर आपका पेंटिंग वगैरह बनाना है, प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग हो गया और आपके एम्परर हो गए या फिर उनके जो कोर्ट के दरबारी हो गए और जो दूसरे लोग वगैरह हो गए, इनको पेंटिंग्स के फॉर्म में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो डिपिक्ट किया जा रहा था किताबों में, इस बात को लेके आपका जो बादशाह या फिर उनका जो कोर्ट है उनके बीच में या रूलर्स जो है उनके बीच में और उलेमा जो है यानी कि जो आपके रिलीजियस लीडर्स वगैरह हैं, जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स या ऑर्थोडॉक्सी होती है, क्लर्गी वगैरह होती है, उनके बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था। बात को फिर से सुनिएगा, आप क्या कर रहे हैं अपनी किताबों में बेसिकली पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं। बादशाह वगैरह जो है उन्होंने अपने किताब खाने में बोल रखा है कि आप पेंटिंग्स वगैरह बनाइए। पेंटर्स वगैरह जो हैं उनकी किताबों में पेंटिंग्स वगैरह बना के बादशाह का को हो गया या फिर बादशाह के दरबारी हो गए, कोई जंग हो गई या कुछ भी हो गया, इंसानों के जो है तस्वीरें बना बना के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस बात को लेकर जो आपके मुस्लिम क्लर्गी है,
जिसको हम लोग उलेमा बोलते हैं, वो हो गए, और जो आपका रॉयल फैमिलीज हो गई या फिर आपका जो एम्परर्स हो गए या रूलर्स हो गए, इनके बीच में एक टेंशन की स्थिति बनी रहती थी। होता यह था कि उलेमा जो है इस बात को बार बार याद दिलाते थे कि इस्लामिक प्रोहिबिशन लगा हुआ है किसी भी ह्यूमन बीइंग को पोर्ट्रे करने में, यानी कि किसी भी इंसान की तस्वीर वगैरह बनाने के ऊपर इस्लाम जो है इसकी इजाजत आपको नहीं देता। कुरान में भी ये बात लिखी गई है, हदीस में भी ये बात लिखी गई है। ऐसा उलेमा कहते थे, या फिर ऐसा उलेमा जो है बार बार इन्वोक किया करते थे कि भाई कुरान और हदीस के अनुसार आप किसी भी जीते जागते इंसान की या किसी मनुष्य की या किसी ह्यूमन बीइंग की जो है तस्वीर नहीं बना सकते। इस बात को वो कुरान और हदीस का हवाला देकर या इनके इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर जो है बार बार कहा करते थे। जनरली जो रूलर्स वगैरह हैं इस बात को मानते नहीं थे, इस बात को दरकिनार कर देते थे, तो इस बात को लेकर उलेमा के बीच में और रूलर्स के बीच में जो है टेंशन की स्थिति आपकी बनी रहती थी। अब जैसे यहां पर एक ये तस्वीर बनाई गई है, इसमें एक मुगल शहजादी को दिखाया गया है। अब ये मुगल शहजादी जो है एक इंसान है, तो उलेमाओं का कहना यह था कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस जो शहजादी है इसकी तस्वीर को बनाना ठीक नहीं है, इस बात के ऊपर प्रतिबंध है, आप ये नहीं कर सकते। रूलर्स इस बात को मानते नहीं थे, तो इस बात को लेकर इनके बीच में आपस में जो है तनातनी बनी रहती थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब शरिया की बात की जाएगी, हदीस वगैरह की बात की जाए, शरिया की बात की जाए, जिसके हवाले दे देकर उलेमा ये कहा करते थे कि ये बनाना ठीक नहीं है और आप ये ना करिए। इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो मतलब आप निकालते थे, वो भी वक्त के साथ में जो है शरिया का इंटरप्रिटेशन वक्त के साथ में चेंज होता चला जाता था। आप जो भी आपका ग्रुप है, जो भी सोशल ग्रुप है या जो भी रूलर वगैरह है, वो इसका इंटरप्रिटेशन अपनी जरूरत के हिसाब से और अपने पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से किया करता था। अब अगर उसको किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत है तो और वो जो है शरिया के हिसाब से गलत जा रही है, तो फिर वो शरिया को इस तरीके से इंटरप्रेट करता था, उसका ऐसा मतलब निकालता था कि जो उसकी जरूरत है वो ऐसा दिखा देता था कि शरिया में ये परमिट है, या फिर वो उसको रोकता नहीं है, या फिर वो उसकी मनाही नहीं करता है। तो ये जो चीजें आपको लगातार देखने के लिए मिलती थी। अगर आप एशियन रीजन की बात करेंगे तो सेंचुरीज का जो अलग अलग क्षेत्रों का मुस्लिम रूल रहा है, इसमें आपके जो रूलर्स हैं रेगुलरली उन्होंने आपके पेंटर्स वगैरह को, आर्टिस्ट वगैरह को कमीशन किया है कि उनकी भैया पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाई जाएं, उनके और उनके जो दरबार हैं उनके सीन्स वगैरह को पोर्ट्रे किया जाए, उनके किंगडम वगैरह में जो अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं जिंदगी की उनको पोर्ट्रे किया जाए। तो और इस मुगल सिर्फ अकेले इसके एग्जांपल नहीं है। ईरान में जो आपके सफाविद अंपायर हुआ करता था, उसके जो सफाविद किंग्स हुआ करते थे, इन लोगों ने फाइनेस्ट आर्टिस्ट को पैट्रोनाइज किया, इन्होंने खूब सारी जो है अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनवाई है। अब यहां पर जो आपको पेंटिंग देखने को मिल रही है बेसिकली एक ईरानी रूलर की है, एक सफाविद किंग की है। अब यहां पर ये भी बकायदा अच्छे से बैठे हुए हैं बढ़िया कपड़े पहनकर। अभी इंसान है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उलेमा के अनुसार देखा जाए तो ये काम नहीं करना चाहिए, मगर बकायदा अपनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं और इसके लिए बकायदा लोगों को पैट्रोनाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके जो एक आर्टिस्ट हुआ करता था उसका नाम था बेजाद। ये बेजाद नाम का जो आर्टिस्ट हुआ करता था, इसने जो ये पेंटिंग्स बनाई हैं और ये अलग अलग तरीके के जो मैग्निफिसेंट पोर्ट्रेल किए हैं, इसके कारण सफाविद अंपायर का जो कल्चरल फेम है कि इनके यहां बहुत ज्यादा कल्चर को पैट्रोनेज दिया जाता है, ये बड़े लेवल पर जो है फैला है। दूर दूर तक जो है ईरान के सफाविद के अंपायर और इसमें जो कल्चरल फेम या फिर उनका जो पैट्रोनेज है, इसका काफी ज्यादा जो है प्रभाव आपको लोगों के ऊपर देखने के लिए मिलता है। काफी बड़े इलाके तक जो है इनका फेम ये फैलता चला गया। ईरान की बात कर ली जाए तो यहां से आपके काफी सारे आर्टिस्ट वगैरह जो हैं मुगल इंडिया में भी आए। कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको लाया गया, जैसे कि मीर सैयद अली हो गए और अब्दुल समद हो गए। जब आपके हुमायूं वापस लौट रहे थे दिल्ली पे कब्जा करने के लिए, तो ये अपने साथ में इनको लेकर आए। कुछ ऐसे थे, तो ये तो वो हो गए जिनको लाया गया था साथ में। कुछ ऐसे थे जो खुद अपनी मर्जी से आ गए ताकि मुगल कोर्ट में आके पैट्रोनेज और प्रेस्टीज वगैरह हासिल कर सकेंगे, और मुगल्स ने इनको काफी पैट्रोनेज दिया भी है। ये इनकी पहले फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये आपके मीर सैयद अली हो गए और ये दूसरे हो गए आपके अब्दुल समद। ये दोनों काफी फेमस पेंटर्स रहे हैं, और जब हुमायूं आए थे तो उनके साथ में वो अपने साथ में इनको हिंदुस्तान लेकर आए थे। तो ये पेंटर हो गए, ये तो कह रहा इनको लेकर आया गया था, कुछ अपनी मर्जी से भी आए थे। मगर बेसिकली पॉइंट यह है कि मुगल्स ने या ईरानियंस ने या जो दूसरे भी आपके मुस्लिम रूलर्स वगैरह हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उलेमास इस बात को करने से रोकते थे, मगर फिर भी पेंटिंग वगैरह को काफी बढ़ावा दिया है, फाइन आर्ट्स वगैरह को काफी बढ़ावा दिया है, और बड़े बड़े पोर्ट्रेल्स बनाए गए हैं और सारी चीजें जो हुई हैं। मगर फिर भी ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इस बात को लेकर आपके एम्परर के बीच में और आपकी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्लर्गी है उसके बीच में तनातनी बनी रहती थी कि भाई आप जो हैं जीते जागते इंसानों का या लिविंग बीइंग्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मुगल कोर्ट में जो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आप नहीं कर सकते, इस बात को लेकर हमेशा जो है आपका टेंशन वगैरह की स्थिति बनी रही। बट अल्टीमेटली बादशाह होते हैं, करना उन्होंने वही था जो उन्होंने करना था, तो उन्होंने उनके मन की चली, उलेमा इसमें कुछ कर नहीं पाए, और अल्टीमेटली जो बादशाह का ये जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस था ये प्रिवेल किया। ना सिर्फ अकबर के टाइम पर, अकबर के बाद के इनफैक्ट
इनफैक्ट औरंगजेब के टाइम पीरियड तक जो है ये चीज आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक देखने के लिए मिलती है। बाद में उसने प्रतिबंध लगा दिया था, मगर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आपको ये पेंटिंग्स वगैरह जो है बनती हुई समझ में आती हैं, दिखती हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज के सेशन में बेसिकली हम लोगों ने मुगल्स की जो पूरा बुक मेकिंग का प्रोसेस था, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बनाए जाते थे, उसमें क्या क्या एलिमेंट शामिल किए जाते थे, क्या क्या उसके वेरियस एस्पेक्ट्स थे, किन बातों को लेकर इनकी और क्लर्की का टकराव होता रहता था, किन लोगों को पैट्रोनाइज किया गया था, इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़कर खत्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग स्पेसिफिकली बातचीत करेंगे क्रॉनिकल्स के कंटेंट के बारे में, कि क्रॉनिकल्स जो लिखे गए हैं उनमें बेसिकली था क्या, आपको क्या कंटेंट उसमें देखने के लिए मिल रहा था, और किस तरीके से एक क्रॉनिकल जो है वो दूसरे क्रॉनिकल से अलग हुआ करता था, क्या उसमें डिफरेंसेस पाए जाते थे, और वक्त के साथ में भी उनमें जो बदलाव वगैरह हैं उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड बी टेकिंग लीव ऑफ यू ऑल। ध्यान रखें अपना, पॉजिटिव रहें, बढ़िया पढ़ाई करते रहें, एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।